Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. I am V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और आज के दिन कारोबारी खबरों पर हम विशेष रूप से चर्चा किए करते हैं। आपके फोन कॉल्स को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया करते हैं। अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से कोई भी जुड़ा हुआ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 23314444, 23717106 या फिर 23717117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवाल का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन राय। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं वी रवि कुमार। Benchmark domestic stocks close with modest losses amid weak Asian cues. Sensex ends below the 35,000 level, Nifty slips 29 points. SBI reports 69% decline in consolidated net profit in second quarter of this fiscal and rupee depreciates 43 paise. Brent crude prices hover around $72.75 per barrel. एशियाई बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच घाटे के साथ बंद हुए घरेलू शेयर बाजार। सेंसेक्स 35,000 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद, निफ्टी 29 अंक फिसला। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 69% घटने का ऐलान किया और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 43 पैसे कमजोर। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $72.75 प्रति बैरल के आसपास आई। घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही। एशियाई बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 61 अंक यानी 0.17% घटकर 34,951 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 29 अंक यानी 0.27% की कमी के साथ 10,524 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली भी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.47% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.28% नीचे आकर बंद हुए। We have the first caller of the day, Navneet from Delhi with us. Navneet, are you there with us? Yes. हाँ, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं नवनीत रेड्डी बोलता हूँ। मेरा ये प्रश्न जो है, अभी हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय भारत सरकार के बीच में खींचातानी चल रही है और अभी कुछ दिनों पहले अचानक ये खबर आई कि आरबीआई गवर्नर जो है इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि भारत सरकार जो है आरबीआई एक्ट का सेक्शन 7 जो है उसको ट्रिगर करना चाहती है। तो ये एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि सेक्शन 7 क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का, और दूसरा कि अचानक ये ऐसी क्या बात हो गई है कि जिसके लिए हमारे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 7 में कुछ के अंडर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस दे सकती है, पर ये इसको एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में अगर बोला जाए, और गाइडलाइंस कुछ एरियाज में दी जा सकती हैं और ये पहले कभी भी मैंने इसके ऊपर विस्तार से शोध तो नहीं किया, पर मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से एज एन ऑब्जर्वर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ जो रिपोर्टेड इन द मीडिया है, ये पहली बार हमें सुनने को मिल रहा है कि इस चीज के बारे में बातचीत हो रही है। पर मतभेद जो है आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें, अगर आप लोगों के वृत्तांत सुने जो आरबीआई में रहे हैं, आपको याद होगा कि सन 98 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तब ये मतभेद थे, उससे पहले मतभेद थे,
और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, मतभेद हो जाता है। आरबीआई का काफी कुछ कारण इसलिए है कि आरबीआई की ऑटोनॉमी है और उसकी सोच उसको आगे करने का होता है। गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट का जो मुद्दा होता है वो पॉलिटिको इकोनॉमिक होता है, जबकि आरबीआई का पूरा मॉनेटरी मैनेजमेंट और दूसरी चीजें स्टेबिलिटी उसका हिसाब। तो कई बार क्या होता है, क्रॉस पर्पस या एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आ जाता है। कोई कभी भी फ्लैश पॉइंट नहीं हुआ है। और ये जो इस्तीफे की पेशकश के बारे में बात हो रही, ये रिपोर्ट्स हैं, इसके बारे में कोई पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। वो सीधा आरबीआई, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि इज आंसरेबल टू द बोर्ड। तो बोर्ड मीटिंग्स में जो है वहां पे बातें इनका चर्चा होगा। और जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि मीडिया, आरबीआई के बोर्ड के कुछ मेंबर्स जो हैं वो सैटिस्फाइड नहीं थे कि कुछ बातें जो पब्लिकली डिस्क्लोज हुई वो बोर्ड में विस्तार से क्यों चर्चा नहीं हुई। तो इसको ये अनफोल्ड कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। पर हाँ, एक नोटवर्दी डेवलपमेंट है जो कि हमें ध्यान में रखना है। We have Chand Soni from Meerut online. Before we take that, let's take a detailed look at the market activities today. The benchmark domestic stocks today closed with modest losses amid weak Asian cues. The key indices remained in negative zone mainly due to fall in power, oil and gas and utility stocks. The Sensex settled below the psychological 35,000 level. The Sensex at the Bombay Stock Exchange lost 61 points or 0.17% to 34,951. The Nifty at National Stock Exchange also slipped 29 points or 0.27% to 10,524. The S&P BSE Mid Cap Index fell 0.47%. The S&P BSE Small Cap Index fell 0.28%. The market breadth, indicating the overall health of the market, was negative. On the BSE, 1,290 shares rose and 1,308 shares fell. A total of 194 shares were unchanged. Among sectoral indices on BSE, power was down 1.59%. Oil and gas was down 1.42%. Utilities were down 1.04%. Healthcare down 0.64% and consumer durables down 0.51% were top indices which underperformed the Sensex. While energy up 0.12%, metal up 0.15%, basic materials up 0.47% and realty up 1.55% were top indices which outperformed the Sensex. हमारे साथ कई श्रोता इस बीच फोन लाइन पर आ चुके हैं। हम आमंत्रित करना चाहेंगे मेरठ से चांद सोनी जी को। बहुत बहुत आपका स्वागत, सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को लेके है, जो आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर पीसीए लगाया हुआ है। 12-13 बैंक पे पीसीए लगाया है। तो मेरा ये पूछना है कि इन बैंकों को लैंडिंग भी स्ट्रिक्ट कर दी गई है कि 5 करोड़ से ऊपर आप लैंड नहीं कर पाएंगे अगर एक्सटर्नल रेटिंग ए या A+ नहीं है, या और ये नया स्टाफ रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। तो सर, जब तक इस तरह की ये रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी तो कैसे ये बैंक पीसीए से बाहर आएंगे, और पीसीए से बाहर किस तरीके से बैंक आ सकते हैं जो दोबारा से बैंक सुचारू रूप से जैसे पहले परफॉर्म कर रहे थे ऐसा परफॉर्म कर पाए? सवाल तो बहुत जबरदस्त है। मुझे नहीं लगता मैं जो आपको जवाब दूंगा उससे आप संतुष्ट होंगे। पर अगर आप एक एग्जांपल लें, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो वहां पे जो उनके जो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात अगर हम मान लें तो वो शायद वो पहले बैंक होंगे जो यहाँ से निकलने वाले होंगे, और वो कह रहे वो रेडी हैं और निकट भविष्य में वो निकल जाएंगे। तो अगर वो निकल जाते हैं तो इसका मतलब ये एक एविडेंस होगा, सबूत होगा कि ये जो मैकेनिज्म लगाया गया है जो जिसका आपने जिक्र किया वो काम कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक, बाकी जितने बैंक जो प्रोमिनेंट हुए जिसके बारे में खबरें हुई, यूनाइटेड बैंक सबसे पहला था जो इस मुसीबत में गया। उसका एक एक्सपोजर, खराब एक्सपोजर निकला और उस वजह से प्रॉब्लम थी। 1-2 एक्सपोजर शायद और थे। तो ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करते हैं, पर एट सम पॉइंट आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल सोच है उस हिसाब से आप निकल सकते हैं। ये परफेक्ट तो होता नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सीख के इसको बेहतर करते हैं। We have Ramanathan from Chennai with us. Ramanathan, are you there with us? Yeah, I'm available, sir. Please put your question to the end. Yeah. This program is a very useful program. I'll just come to my question very shortly. Thank you. So, my question is on personal finance. Actually, I own 2 houses. Say, suppose I sell one of my houses. Okay.
and repay the loan which is running on the other house, will I still be we have to pay this long-term capital gains on the sale of the first house? You repay what with the sale of the other house? I couldn't get I it. have two houses. Correct. The first house I am selling it. Okay. On the proceeds, I am repaying the loan on the second house. Okay. All right. So I was informed that if we invest the proceeds of sale in another house, I am eligible for rebate and for this long-term capital gains. So would repayment of a loan on another house qualify for that? It's a tax thing. Okay. So, you'll obviously, whatever I mention, you'll have to double check it. Number one, you'll have to pay the capital gains tax. Let's remember why you have to pay a capital gains tax. When there is a transfer of ownership of a capital asset, in this case you're selling the house to another person, therefore the transfer of the capital asset is happening, and because it's long term, so therefore you have been holding it for more 3 years or more, obviously it's more than 3 years, therefore you're talking about long term capital gains tax. You will have to pay that. Of course, from that proceeds, within a certain period of time, if you use it to buy another house, then it works nicely and beautifully. But you seem to be already having another house. So therefore, your case becomes a little different. I don't think, it's my opinion, obviously you'll have to check, get a qualified person to do this, but I don't think it's quite coming in the ambit you're thinking, you're visualizing. So you will have to pay the capital gains tax. That's not a big bother because there's indexation and other stuff. So it's always not a problem, but probably you'll get some kind of a relief somewhere else, but it's probably not the line that you're thinking. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां पिछले 4 सत्रों से जारी तेजी का सिलसिला आज थम गया। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने और वैश्विक कारोबारी स्थितियों को लेकर चिंता बढ़ने से निवेशक आज जोखिम उठाने से बचते हुए दिखे। इसके अलावा अमेरिका में कल होने वाले मध्यावधि कांग्रेस चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी एशियाई बाजारों में सावधानीपूर्वक निवेश की धारणा बनी रही। बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 1.6% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.8% घाटे में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 2.1% की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की ओर रुख करें तो समाचार तैयार किए जाने तक प्रमुख बाजारों में हल्की लिवाली देखने को मिल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100, फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी का डेक्स 0.1% ऊपर कारोबार कर रहे थे। We have a caller from Kolkata, Krishnanand with us. Krishnanand, are you there online? Yes, I am online. Please switch off your radio set so that we can hear you clearly. Yes. Thank you. I am Krishnanand Banerjee from Calcutta. Yeah, please put I'd your like question. to get to know that after demonetization, new 2,000 rupee note and 500 rupee note came into our market. But if it's torn or soiled, I am not getting any replacement from Reserve Bank of India. It is a difficult situation for us. A note is not repayable by the Reserve Bank. It should be replaced. Reserve Bank of India, after these 2 years, did not make any note refund rule in case of new 2,000 rupee note and 500 rupee note. No, is it completely torn or is it what? You have the full note with you? It is not accepted by the other people. It is not, market is not taking. Market is not taking, but RBI is taking it. RBI is not taking. RBI is also not taking it? Yes. Okay. So, he's saying that there are no rules regarding, in fact, recently the rules regarding note refund were changed and RBI insisted on a larger portion of the note being available, but he's saying that it's not being accepted by RBI. Well, frankly, I'm stumped because RBI is the ultimate place where you would do it, and I would imagine the listener would have gone to the RBI office in Kolkata. Yeah. Maybe one way to, and since there aren't rules as is being mentioned, I'm not all that aware. So maybe you can write a mail on the RBI, go to the site, go to the grievance space, and put in something out there. But
I'm kind of stumped because RBI is the go-to place. No, in fact, it's available on the rbi.org.in site as well. The FAQs, the latest one. So I believe it's 80% of the note being there. Okay. Then almost the full money is given. But those are clearly laid out. Okay. So if it is there, I see no reason why he should not get the money back. In any case, if there's a grievance, I'm sure there will be a senior management tool. Yeah, there would be a space where you can put in your grievance. And I suggest that you get it, because then it's in your grievances in the system, and then you can actually make a case out of it. And then you can approach other, people who take up these causes. But I'm sure there would be some kind of a route. But a good start point would be to go to the site and put in your grievance. Because then your grievance is inside the system, and the RBI becomes, it becomes its duty to respond to a person like you. हाँ, शुरुआती दौर में 2000 और 500 के नए नोटों को लेकर जो अधिसूचना जारी की जाती है, वह अधिसूचना आरंभ में तो नहीं जारी हुई थी, लेकिन बाद में उसे वापस लेने के प्रावधान अधिसूचित कर दिए गए थे। उसके बाद समस्या नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल आपने उचित सलाह दी है कि वो अपनी शिकायत दर्ज कराए और फिर इस मामले को लेकर आगे बढ़े। बहरहाल आइए चलते हैं मुंबई से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर गोपाल। बहुत बहुत आपका स्वागत गोपाल, अपना सवाल पूछें। नमस्ते जी, मार्केट में को नमस्कार। नमस्कार और हैप्पी दिवाली जी। थैंक यू सर। मेरे सवाल 3 है, पहले आप सवाल सुन लीजिए, उसके बाद उत्तर देंगे तो अच्छा रहेगा। सर, पहले सवाल ये है कि सर ये जो प्राइस जो स्टॉक की जो आगे पीछे होती है, सर ये ऑटोमेटिक होती है कि इसका कोई ऑपरेटर होता है? और सेकंड वन जो सर ये एएमसी क्या है सर? इसमें बहुत सारी कंपनियां अगर सेबी उसको एएमसी से बाहर कर देती है तो स्टॉक ऊपर ही जाता है, अपर सर्किट पे रहता है। और या तो अगर एएमसी के अंदर है तो सर वो स्टॉक नीचे होते हैं। तो सर इन्वेस्टर को कैसे मालूम पड़े कि एएमसी के अंदर है कि एएमसी के बाहर है? एएमसी से क्या तात्पर्य आपका? थर्ड क्वेश्चन है सर, ये जो आईएफएल का जो ये प्रॉब्लम है सर, इसका एक्सपोजर तो सर बहुत सारे के ऊपर होगा, तो फिर इसका मतलब आगे फ्यूचर में तो मार्केट और नीचे जाने की बहुत चांसेस है। गोपाल जी, आप एएमसी से क्या तात्पर्य आपका? शायद उनसे संपर्क छूट गया है। Okay, meaning the asset management company doesn't seem likely. So let's take the easier one first, which is ILNFS. Okay, ILNFS. ILNFS का जो हिसाब किताब है वो कुछ वक्त जरूर और लगेगा, क्योंकि उसके वो प्रॉब्लम इतना बड़ा है, इट इज टू बिग टू फेल। और सच पूछे तो धीरे धीरे करके ही इसका रास्ता निकलेगा। क्या वो उसकी एसेट सेल होगा, थोड़ा इन्फ्यूजन होगा, या क्या किया जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम इतना बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका पूरा साइज ऑफ द प्रॉब्लम भी लोगों को क्लियर नहीं है। तो अगर एक्सपोजर है, आप सही कह रहे हैं कि अगर कोई नई बुरी खबर आती है तो स्टॉक मार्केट जरूर रिएक्ट करेंगे, पर काफी कुछ मुझे लगता है कि उसमें प्राइस टेन हो चुका है। तो बहुत नई बुरी खबर आने के चांसेस कम है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके अंदर आ चुकी है। That's number one. एक और मेरे ख्याल से उनका एक फर्स्ट जो stock prices, do they automatically change or is there an operator, is what you wanted to know? कई लोगों का जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं और वहां पे लोगों का कहना है कि लोग ऐसे चलन करते हैं, पर ये इलीगल है। और अगर ये साबित हो जाता है तो फिर वो गैर कानूनी है। बेस्ड ऑन प्राइस डिस्कवरी एल्गोरिथम। एब्सोल्युटली, प्राइस डिस्कवरी है। और हमारे जो मार्केट्स हैं, दुनिया मानती है कि इट्स वन ऑफ द मोर लिक्विड एंड वेल ऑपरेटेड मार्केट्स। हमसे लोग, हमारे मार्केट्स, हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, उनसे लोग सलाह लेते हैं, उनसे देखते हैं, और वो एक रोल मॉडल की तरह है। तो देखिए, गलत काम करने वाले हैं जरूर, पर उसके ऊपर आप जरूर भरोसा रखें, क्योंकि अभी कभी भी मैं तो ये कहूंगा हमारे स्टॉक मार्केट चाइनीज स्टॉक मार्केट से भी बेहतर है इन मेनी वेज। सो थोड़ा सा हमें इसके ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। We have a few more callers waiting for us. We'll request them to hold on for a while more. We have results from SBI, the country's largest lender today, reported 69% decline in consolidated net profit to around 576 crore rupees in the second quarter ended on 30th September. In the previous fiscal, the bank's net profit was around 1,840 crore rupees in the July to September quarter. The bank had reported a net loss of around 4,876 crore rupees in the first quarter of the current fiscal due to higher provisioning for bad loans. On asset quality, the gross non-performing assets NPA of the bank rose to 9.95% of the gross advances as on September 30th, 2018, up from 9.83% a year ago. आइए चलें मुंबई से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछिए। धन्यवाद सर।
सर मेरे दो सवाल हैं कि पहले मुझे मालूम है कि ये म्यूचुअल फंड का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन साधारण सवाल है कि जिस प्रकार शेयर मार्केट में सर्किट ब्रेकर होता है उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में सर्किट ब्रेकर ये कंसेप्ट है या नहीं है। और दूसरा सवाल था कि जीडीपी, सर मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, जीडीपी क्या मतलब क्या होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो कैसे निकालते हैं, उसका कुछ फॉर्मूला है क्या? तो सबसे पहले आसान सवाल पहले ले लेते हैं। तो उसमें सर्किट ब्रेकर तो होता नहीं है, मतलब इसमें एनएवी, नेट एसेट वैल्यू जो है, जो एसेट्स जो हैं उसका टोटल नेट जो वैल्यू है, तो उसका जो हिसाब किताब उसमें कोई सर्किट ब्रेकर तो है नहीं। पर क्योंकि ये इतना वेल रेगुलेटेड होता है और उसमें अभी आपको जैसे अब इस प्रोग्राम में आपने सुना होगा रिकैटेगराइजेशन हुआ है म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, तो जितना इधर उधर के जो एम्बिग्विटी थी, जो कंफ्यूजन था, वो भी उसको काफी दूर किया गया है। तो कभी बहुत कम ही चांस रहता है कि फ्री फॉल या मतलब एकदम से फॉल करता ही चला जाएगा। एक दो केसेस ऐसे हुए हैं हिस्टोरिकली जहां पे निवेशकों को दिक्कत आई है, पर तब वहां पे इंटरवेंशन हुआ है। जैसे यूटीआई के कुछ स्कीम्स में US 64 का आप याद कर सकते हैं, या यूटीआई के कुछ MIP स्कीम्स थे, पर ये बहुत बहुत साल पहले थी। कुछ FMPs का हिसाब किताब हुआ, और जितनी बार ऐसी कंडीशंस आई हैं सेबी ने उसको रियल टाइम रिस्पॉन्ड किया है। चलिए अब आपका दूसरा सवाल लेते हैं, जीडीपी। तो इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट नहीं है, मैं था तो सही, अब मुझे लग रहा है मैं काफी कुछ भूल भी गया हूं, पर आप पाएंगे कि अगर आप गूगल सर्च करें तो उसमें C+G+X+I-M, तो मतलब कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन के जो आंकड़े हैं पूरे देश का कंजम्पशन जो खपत है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का या तो आप एक्सपेंडिचर साइड से ले सकते हैं या प्रोडक्शन साइड से ले सकते हैं, दोनों डिपेंड करता है, इनकम साइड से ले सकते हैं या एक्सपेंडिचर साइड से ले सकते हैं। तो कंजम्पशन से जो इनकम, गवर्नमेंट का जो इनकम, इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब, एक्सपोर्ट्स और माइनस इंपोर्ट। सो ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इकोनॉमी जो आर्थिक तंत्र है इतना सिंपल होता नहीं, पर अगर शुरुआत ही अगर करनी है इस तरीके से लिया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब आपको इस केस में मैंने GNP बोल दिया क्योंकि ये तो यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आपको माइनस करना पड़ेगा, उसको पिक्चर से अलग करना पड़ेगा। घरेलू उत्पादन जो हो रहा है कंट्री के अंदर उसका हिसाब किताब आप जोड़ के बना रहे हैं। तो मान लीजिए बेसिकली ये है, आप, मैं, सरकार और जो भी यहाँ पे जो इनकम रेज हो रहा है उसका मिला के जो इनकम है हमारे देश का, वो इनकम जीडीपी दिखाता है। जस्ट CGNI मतलब इन वेरी, अभी इसमें अर्थशास्त्री सुन रहे होंगे तो वो मेरे को पीटने के लिए दौड़ेंगे क्योंकि 5 अर्थशास्त्री होते तो उनके 10 मत होते हैं। We have a regular caller R.S. Dahiya from Delhi with us. Dahiya sahab, are you online? Yes. Good evening to you. Good evening. Please put the question to... And wish you happy Diwali. Thank you, sir. Thank you, sir. Wish you the same. My small question, yaar. First is it the right time to invest in the companies which are supplying domestic gas like PNG? That is one. Second is that what is the status of scam of Punjab National Bank issue from the bank side and the government side? And the third is that is it the right time to invest in PSU banks? So IGL, Mahanagar Gas Limited, right time to invest, and PSU banks. Well, we wouldn't talk about individual stocks, but yeah, I mean, from time to time, gas stocks have been exciting. I haven't gone through the fundamentals, so I wouldn't be able to comment on them. But overall, the story is pretty nice. I mean, overall. But people typically who invest, they would, if you're looking to make a quick buck, or your horizon is like a year or so, I would choose to remain silent. But if you're a long-term player, you're not in a hurry to make a gain in the next 1 or 2 years, which in any case a lay investor shouldn't be doing. There's a short-term capital gains tax and other stuff. So then probably that's a good story to go for. The other one was Ravi. What was the other one? The other one was about PNB status, about the scam. Is it still involved? It's a story that's unfolding. They'll try to recover the money and stuff like that. I mean, you haven't heard the last of it, but you would see things improving over a period of time. I think there was a third question as well. I think
हैं। That was about PSU banks and तीसरे सवाल को हम छोड़ दें क्योंकि हमारे साथ कई श्रोता और हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुंबई से हैं वासुदेव दमनकर। आग्रह कि आप कुछ पल और बने रहें हमारे साथ, हम आपको जानकारी देते हैं श्रोताओं को रुपए की स्थिति की। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 43 पैसे कमजोर हुआ, 72 रुपए 86 पैसे के स्तर पर आ गया। पिछले सत्र में ये 96 पैसे मजबूत हुआ था, 72 रुपए 49 पैसे दर्ज हुआ था। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे मुंबई से वासुदेव जी को। बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछ लें। जी, मुझे सवाल पूछना है। जब भी स्टॉक मार्केट में कोई बाय ऑर्डर हम लगाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी और अनडिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। तो उसका उद्देश्य क्या होता है और ये फैसिलिटी ट्रांसपेरेंसी में बाधा नहीं पहुंचाती है क्या? सवाल उन्होंने पूछा। आपका सवाल ठीक से हम तक पहुंच नहीं पाया। हम इस सवाल को हमें ईमेल कर दीजिए, हम इसे नोट करके रख लेंगे, अपने किसी अगले कार्यक्रम में आपके इस सवाल का जवाब देंगे। बहरहाल हमारा जो ईमेल आईडी है वो आप नोट कर ले सकते हैं, मार्केट मंत्रा डॉट लगाइएगा, इसके बाद लिखिएगा air@gmail.com। इस पर आप हमें ईमेल कर दीजिए अपना सवाल। आपके सवाल को हम अपने कार्यक्रम में उचित समय पर अवश्य सम्मिलित करेंगे। एंड वी हैव अ रेगुलर कॉलर फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, SPS जैन। जैन साहब, आर यू देयर ऑनलाइन? हाँ जी, यस हेलो। हेलो, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। हाँ, ये वैसे तो आप खास स्टॉक की बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं स्टेट बैंक का जो रिजल्ट्स आए उसमें काफी लॉसेज हुए हैं, लेकिन वो कैसे उछला है फिर? It hasn't had losses, the profit has come down. So yeah, the reason I think we can talk about State Bank. I mean, it's worth talking about. We're not going to talk about whether one should get into it, but we can talk about as bellwether. Yeah, so what I buy the story that's being given by the management, which is they're saying the worst is behind them. And one of the things I would like to point out that probably the story that you're seeing in SBI is the story that you'll see slowly get repeated in the other PSU banks. So if it's turning the corner, or it seems to be turning the corner, this is what you will expect in the other PSU banks. Now, important thing which I wanted to actually argue here, and very briefly so, is that it has got good assets on which it had lent, and things are now turning the corner. So that's why people are probably liking it, and maybe the prices went up. Let's look at the oil prices today. The oil prices today fell as U.S. sanctions against Iran's fuel exports were softened by waivers, allowing major buyers to import Iranian crude for a while. On the other hand, Tehran said it would defy Washington and continue to sell. Brent crude prices in intraday trade today were trading around $72.77 per barrel, while WTI prices were at around $62.91 when reports last came in. आइए अब चलें आखिर में सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने की चमक तेज हो गई। इसका मूल्य 40 रुपए उछला 32,690 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने का मूल्य अब लगभग 6 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आज धनतेरस है और इस अवसर पर बाजार में सोने और चांदी के सिक्कों की अच्छी खासी खरीदारी की गई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य 0.04% घटकर $1,232.70 प्रति औंस पर आ गया। चांदी 0.14% कम होकर $14.80 प्रति औंस के आसपास बनी रही। बहुत संक्षेप में सोने के निवेश पर समझना चाहेंगे। धनतेरस का मौका है, लोग खरीदेंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नेक्स्ट ट्रांच आल्सो बीइंग अवेलेबल। एब्सोल्युटली, आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे रवि ने बताया या आपके गोल्ड फंड ETS वो बेहतर हैं। आपको सोने का स्टोरेज और प्योरिटी के बारे में फिर सेल में लॉस के हिसाब किताब नहीं होता, तो दैट प्रॉब्ली इज द वे टू गो। यानी थोड़ा सा हम अपने निवेश को जो तरीका है उसमें परिवर्तन करें तो अधिक मुनाफा ले सकते हैं। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू उदयन। बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। Benchmark domestic stocks close with modest losses amid weak Asian cues. Sensex ends below the 35,000 level. Nifty slips 29 points. SBI reports 69% decline in consolidated net profit in the second quarter of this fiscal. And rupee depreciates 43 paise. Brent crude prices hover around $72.75 per barrel. And that's all we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.